प्रशांत किशोर, ये वो नाम है जो आज बिहार ही नहीं पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। सुर्खियों के साथ साथ सीटें कितनी ला पाएंगे ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन आज बात करेंगे प्रशांत किशोर पांडे के पीके बनने के सफर की। 12वीं करने के बाद पढ़ाई छोड़ी तो पिता ने खाना खाना छोड़ दिया। पिता श्रीकांत पांडे को बेटे की चिंता थी। 12वीं में प्रशांत को मैथ्स में 150 में से 148 नंबर मिले थे। पिता ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लो। प्रशांत ने कहा कि इंजीनियरिंग कर लिए तो आप आईएएस बनने को कहेंगे। ऐसा करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर आईएएस बन जाएंगे। प्रशांत किशोर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया। तबियत खराब हुई तो घर लौट आए। 3 साल तक पढ़ाई नहीं की, फिर लखनऊ से ग्रेजुएशन किया। 2 साल फिर ब्रेक लिया, हैदराबाद गए, पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यहीं से यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में काम करने का रास्ता मिल गया। पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में मिली। कुछ वक्त बाद यूएन के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में काम करने के लिए बिहार आ गए। प्रशांत ने यूएन के इंडिया ऑफिस और फिर अमेरिकी मुख्यालय में काम किया। वहीं से अफ्रीकी देश चैड में फील्ड पोस्टिंग मिलती है। चैड में रहने के दौरान प्रशांत ने एक रिपोर्ट बनाई, मैल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया। ये रिपोर्ट नरेंद्र मोदी की नजरों से गुजरी। मोदी को ये रिपोर्ट पसंद आ गई। मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। रिपोर्ट देखने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को गुजरात सरकार के साथ काम करने का ऑफर दिया और पब्लिक पॉलिसी पर काम करने को कहा। प्रशांत ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त थी वो सीधे नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करेंगे, बीच में किसी अधिकारी या किसी मंत्री को नहीं। मोदी ने ये शर्त मान ली और 2011 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में जुड़ गए। शर्त के मुताबिक उनका दफ्तर मुख्यमंत्री आवास में बनाया गया। पब्लिक पॉलिसी के लिए काम करते करते प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के भाषण लिखने लगे, डेटा देने लगे और बहुत जल्द मोदी के करीबी भी बन गए। मोदी के सबसे करीबी अमित शाह 2010 से 2012 तक गुजरात से बाहर थे, एक केस के चलते। इसलिए चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने संभाली। ये 2012 का गुजरात विधानसभा का चुनाव था। प्रशांत ने रिसर्च और टेक्नोलॉजी बेस्ड चुनाव कैंपेन तैयार किया। इसमें 4 बातें खास थी। मोदी को बतौर विकास पुरुष प्रोजेक्ट किया गया। मोदी से पहले और मोदी के बाद ये सबसे खास बात रही। होलोग्राम की मदद से मोदी का भाषण 3D में हर गली हर नुक्कड़ तक पहुंचाया गया। प्रचार व्यक्ति आधारित था, जिससे ब्रांड मोदी बन सके। हर विधानसभा में अलग अलग डेटाबेस रिसर्च हुई, स्ट्रैटेजी बनी। नतीजे आए तो 182 में से 115 सीटें बीजेपी जीत गई और मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। साल आता है 2013। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह घोषणा करते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रचार समिति के चेयरमैन होंगे और बाद में उन्हें ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। पीके जो काम गुजरात में कर रहे थे, अब वो उन्हें पूरे देश में करना था। उन्होंने एक संगठन बनाया, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि CAG। IIT IIM से पढ़कर निकले प्रोफेशनल्स को पीके ने अपने साथ लिया। सोशल मीडिया कैंपेन का जिम्मा दिया गया। पूरा प्रचार डेटा बेस्ड था। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम लॉन्च किया। मकसद था मोदी की छवि को पटेल से जोड़ना। जनवरी 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नरेंद्र मोदी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। यहाँ आकर चाय बेचना चाहते हैं तो हम उन्हें जगह दिला सकते हैं। पीके को इसी से चाय पर चर्चा कैंपेन का आइडिया आया। मोदी चाय पीते हुए आम लोगों से बात करते और मीडिया इसे लाइव कवर कर रहा था। गुजरात चुनाव की तरह ही 3D का इस्तेमाल करके मोदी की करीब 700 रैलियां हुई। 2014 में 282 सीटों के साथ बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मोदी की अभूतपूर्व जीत का क्रेडिट उनके खास अमित शाह को मिला। बीजेपी के चुनाव प्रचारक और डेटा एनालिस्ट रहे शिवम शंकर सिंह अपनी किताब हाउ टू विन एन इंडियन इलेक्शन में लिखते हैं, 2014 की जीत के बाद प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के करीबियों की लिस्ट से बाहर हो गए थे। नई सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। शायद पीके को लग रहा था कि इतनी बड़ी जीत के बाद उन्हें कोई राजनीतिक पद मिलना चाहिए था। इसके साथ ही CAG बंद हो गई। वहां काम कर रहे युवा अपनी अपनी नौकरी में वापस लौट गए। कई युवा पीके के संपर्क में बने रहे। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बड़े विरोधी माने जाते थे। मोदी के पीएम कैंडिडेट घोषित होते ही उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था। इसका नुकसान भी हुआ। 2014 में बिहार में उनके सिर्फ 2 सांसद जीते। 2015 में नीतीश और प्रशांत किशोर के बीच बात हुई। प्रशांत मदद करने को तैयार हो गए। इसके लिए नया संगठन बनाया, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि IPAC। इसी ने नीतीश के लिए बिहार में कैंपेन चलाया। पीके ने बिहार के 4000 गांवों का दौरा किया, समस्याओं पर रिपोर्ट बनाई। बिहार में प्रशांत ने पर्चा पर पर्चा कैंपेन लॉन्च किया। 5000 युवा साइकिल से गांव जाते थे और नीतीश के कामकाज का ब्यौरा वाली एक चिट्ठी लोगों को देते। प्रशांत ने नारा दिया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है।
2015 के चुनाव में मुजफ्फरपुर की रैली में मोदी ने कहा कि नीतीश का डीएनए गड़बड़ है, तो प्रशांत ने कैंपेन लॉन्च किया। बिहार के लोग अपने नाखून और बाल का सैंपल प्रधानमंत्री दफ्तर भेजने लगे। इस चुनाव में प्रशांत का सबसे बड़ा दाव था लालू और नीतीश का गठबंधन। नतीजा आया तो 243 सीटों वाले बिहार में महागठबंधन को 178 सीटें मिली। नीतीश की पार्टी 71 सीटों पर जीती, बीजेपी 53 सीटों पर सिमट गई। नीतीश ने प्रशांत किशोर पीके को अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, अपना सलाहकार बनाया। बिहार के बाद 2017 में पंजाब के चुनाव आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के लिए पीके से मदद मांगी। अमरिंदर सिंह पिछले 2 चुनाव हार चुके थे। यहाँ पर प्रशांत ने पंजाब द कैप्टन और कॉफी विद कैप्टन प्रोग्राम लॉन्च किया। पूरा कैंपेन खुद संभाला। नतीजा आया तो 117 में से 77 सीटें जीतकर कांग्रेस की सरकार बनी। बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन 18 सीटों पर सिमट गया। इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी से कहा कि पीके को यूपी की जिम्मेदारी दी जाए। सब फाइनल हो गया। प्रशांत यूपी आ गए, लेकिन यहां कांग्रेस के नेताओं ने उनकी ज्यादा सुनी नहीं। पीके प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। कांग्रेस ने शीला दीक्षित को घोषित कर दिया। पीके ने सपा से गठबंधन करने को मना किया, लेकिन राहुल गांधी ने यह गठबंधन किया। नतीजा बेहद बुरा हुआ। इधर नीतीश और प्रशांत की नजदीकी बढ़ती जा रही थी। 2018 में प्रशांत ने आधिकारिक तौर पर जेडीयू ज्वाइन कर ली। नीतीश ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। एक वक्त तो वो उत्तराधिकारी कहे जाने लगे थे, लेकिन रिश्ता टूट गया 2020 में। नीतीश ने प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रशांत किशोर ने 2019 में आंध्र प्रदेश चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की, 2020 दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की, 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की और फिर तमिलनाडु में स्टालिन की मदद की, कैंपेन किया और सभी को जिताया। 2021 में पीके ने ऐलान किया कि मैं जो कर रहा हूं उसे जारी नहीं रखना चाहता। मैंने पर्याप्त काम कर लिया है, अब मेरे लिए एक ब्रेक लेने और जीवन में कुछ और करने का समय है। पीके के अलग होने के बाद भी आईपैक का काम चलता रहा। इस बीच प्रशांत ने कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान बनाया। सोनिया गांधी के साथ कई राउंड मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनी। तारीख आती है 2 मई 2022 की। प्रशांत एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, अब असली मास्टर्स यानी कि लोगों के पास और जन स्वराज और शासन की राह पर जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से। 5 मई को एक और घोषणा कर दी कि 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज अभियान शुरू होगा। पीके ने बिहार में पदयात्रा का ऐलान किया। पश्चिमी चंपारण से इस यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा करीब 2697 गांव तक पहुंची। ठीक 2 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में बड़ी रैली की और जन स्वराज के नाम से पार्टी लॉन्च कर दी। जन स्वराज के लोगों में गांधी और अंबेडकर की तस्वीर है। बिहार के चुनाव में पीके खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपने हर इंटरव्यू, हर भाषण में पीके एक बात कहते हैं कि जन स्वराज या तो फर्श पर या तो अर्श पर, बीच में नहीं। प्रशांत किशोर को लेकर राजनीतिक पंडितों की अलग अलग राय है। कोई बी टीम कहता है, कोई नीतीश का आदमी कहता है, कोई कुछ, मगर लोग कहते हैं कि प्रशांत 2025 की उम्मीद छोड़ें, 2030 के लिए तैयारी करें। अब क्या होगा 14 नवंबर को पता चलेगा।